कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं लिमिट्स, सीमा। लिमिट्स के बारे में बात करें, लिमिट्स का जनरल मीनिंग तो आप सब जानते हैं, क्योंकि 11 से स्टार्ट करते हुए और आपने पीजी या यूजी जो भी किया है उसमें लिमिट्स का आपने बार बार यूज लिया है। लिमिट्स, सीमा। सीमा का तात्पर्य आपके पास होता है कि यदि आपके पास किसी बिंदु को कह रहे हैं एक्स टेंस टू ए बोल रहे हैं, सीमा बोल रहे हैं, इसका मतलब एक्स जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू लगभग ए के बराबर है लेकिन फिक्स ए नहीं है। जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन आप जहाँ में पढ़ चुके होंगे डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन आपके पास कहलाता है एक्स की वो वैल्यूज जिस पर फंक्शन वेल डिफाइन होता है, जिस पर फंक्शन दिया गया फलन सुपरिभाषित है, उसको आप नामिंग करते हैं डोमेन। इस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन जो होगा, जिसको आप नाम देते हैं प्रांत, ये आप ध्यान से देखें तो केवल 3 पर परिभाषित नहीं है फलन, बाकी सब वैल्यू पर परिभाषित है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 के अलावा बाकी सारी रियल वैल्यूज इसका डोमेन है। यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू 3 पर आपके डिफाइन नहीं है। 3 के अलावा x की कोई भी रियल वैल्यू पुटअप करें तो ये फंक्शन हर पॉइंट पर डिफाइन है। यदि मान लीजिए आपने इसमें x की वैल्यू 1 रिप्लेस करें तो 1 के लिए आपके पास इसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि 1 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 1 माइनस 3। कैलकुलेट करके आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 आ गई। मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 रिप्लेस करें, 2 to 4 5, तो रिजल्ट आपके 5 आ गया। इसी टाइप से 3 पे ये डिफाइन नहीं है, 4 यदि रिप्लेस करें तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। यानी कि अब आप यदि इसके लिए पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3, इस एफ एक्स के लिए यदि आप कर्व ड्रॉ करें, इसमें एक्स्ट्रा पेज किधर से आएगा? अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। और इसके लिए यदि आप कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमने देखा x इजिकल टू यदि 1 पुटअप करते हैं, x इजिकल टू 1 पे हमने पीछे वैल्यू निकाली 1 माइनस 9 अपॉन 1 माइनस 3 और ये आई 4। तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, और आपके पास x इजिकल टू 1 पर इसकी वैल्यू जैसे 4 आपने काउंट कर ली है, 2 पे आपके 5 काउंट हो गई है, 6 3 पे ये डिफाइन नहीं है, 4 पे आप काउंट करेंगे 7 आ जाएगी। और आप इन सबको ज्वाइन करते हुए यदि आप कर्व ड्रॉ करते हैं तो ये कर्व आपकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आएगी, केवल यहां ये डिफाइन नहीं है। तो यहां पर x इक्वल टू 3 पर आपके फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो इस हिसाब से x इक्वल टू 3 पर यदि इसकी वैल्यू का आइडिया लगाया जाए कि x इक्वल टू 3 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन बाई चांस डिफाइन हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू कैलकुलेट करें। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही आप नेमिंग कर रहे हैं लिमिट, यानी कि आपके सीमा। तो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बात करें, देखना योगेश क्या हो गया, ये कहाँ चला गया? हम्म ठीक 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 ठीक। अच्छा, रिटर्न के लिए वहाँ है ये। ओके ओके ओके। तो यहाँ आपके पास कुल मिला के सीमा का मतलब आपके पास होता है कि एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए यानी कि एक्स ए की ओर अग्रसर है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू फिक्स ए नहीं है, एक्स की वैल्यू ए के करीब करीब है, एक्स की वैल्यू फिक्स ए नहीं है। एक्स की वैल्यू आपके पास, यानी कि हम नंबर लाइन के फॉर्म में यदि बात करें
तो ये आपके पास नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3, तो 3 पर आपके फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन 3 पर न लेके 4 से 3 की तरफ इसकी तरफ अग्रसर हो, यानी कि इसकी तरफ आप यदि रेगुलर बढ़े, जैसे यहाँ पर आपके पास 3.9 होगा या 3.8 होगा या 3.1 होगा, 3.1 से और ज़्यादा क्लोजर 3.01 वैल्यू ले लें, इससे ज़्यादा और क्लोजर 3.0001 ले लें, इससे और ज़्यादा क्लोजर 3.00001 ले लें, और ये वैल्यूज लेते हुए और यदि आप इसको कैलकुलेट करें फंक्शन की वैल्यू को, ये फंक्शन केवल और केवल x इक्वल टू 3 पर डिफाइन नहीं है। आज x इक्वल टू 3 पर डिफाइन नहीं है, इसके अलावा x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन है, यानी कि 3 के क्लोजेस्ट वैल्यू यदि आप लेते हैं, यदि आप x की वैल्यू 3.000001 लें तो इस पे भी ये वेल डिफाइन है, केवल और केवल 3 पे डिफाइन नहीं है। तो जैसे जैसे आप ये डिफरेंस कम करते हुए 3 के साथ ये डिफरेंस कम करते हुए और जैसे जैसे आप 3 पर पहुंचते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस ही आपके पास लिमिट है। तो x टेंड्स टू a बोल रहे हैं, तो x टेंड्स टू a का मीनिंग आपके पास हुआ का x जो है ये a के बहुत ज्यादा क्लोजर है, बहुत ज्यादा क्लोजर है, यानी कि a के साथ इसका डिफरेंस नेग्लिजिबल है, न के बराबर है, लेकिन फिक्स a के बराबर नहीं है। मेन चीज ध्यान रखनी है कि यहां x a के बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट हो सकता है, जैसे यहां लिमिट x टेंड्स टू 3 की बात कर रहे हैं, तो यहां x की वैल्यू 3 के बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट हो सकती है, 3 से इसका डिफरेंस बहुत ही कम हो सकता है, इतना कम जिसको हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं, लेकिन फिक्स 3 नहीं है, x की वैल्यू फिक्स 3 नहीं है, 3 के लगभग बराबर है। तो यहां आपके x टेंड्स टू a बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है x a के अति निकटतम है, लेकिन फिक्स a यदि नहीं है तो इसको आप कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू a। यहां आप यदि इसको कैलकुलेट करें, तो यहां आप यदि आप कैलकुलेट करते हैं, तो अभी कैलकुलेशन के लिए आपके पास हमने कहा कि इसके क्लोजेस्ट आपके इधर से आप कैलकुलेट करें, क्या पहले 3.1 रखें, 3.01 रखें, 3.001 रखें, और इसकी वैल्यू को चेक करें कि अप्रोक्स वैल्यू क्या फाइंड होती है, और उसकी बिहाफ पर आप यदि इसका आइडिया लगाएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जैसे आपके मान लीजिए हमने वैल्यू पुटअप की, इसमें x के प्लेस में मान लीजिए आपने वैल्यू पुटअप की 3.1, फंक्शन आपके पास था f(x) इजिकल टू f(x) इजिकल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। एक्स के प्लेस पे आपने रिप्लेस किया 3.1, ये एक्स के प्लेस पे 3.1 स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन 3.1 माइनस 9, 3.1 का स्क्वायर किया माइनस 9 किया, आपके पास अप्रोक्स वैल्यू निकाली, ये आपके पास आ गई 6.1, यानी कि जब x की वैल्यू 3.1 है तो f(x) वैल्यू आपके पास है 6.1। नेक्स्ट टाइम थोड़ा और क्लोजर जाएं, और क्लोजर जाके नेक्स्ट टाइम आपके पास मान लीजिए x इक्वल टू 3.01 रिप्लेस किया, 3.01 रिप्लेस करते हैं, तो यानी कि आपके x के प्लेस पे 3.1 रखेंगे, 3.01 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3.01 माइनस 3, इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके फाइनली वैल्यू आती है 6.01। और ज्यादा क्लोजर जाएं, x की वैल्यू आपके पास 3 से और ज्यादा क्लोजेस्ट रखें, यानी कि 3.001 रखें, और ये रखेंगे तो ये आपके पास वैल्यू कैलकुलेट करके निकालते रह जाते हैं आपके 6.001। इस टाइप से इन वैल्यूज को आप कंपेयर करें तो हम देखते हैं जैसे जैसे x का 3 से डिफरेंस कम होता जा रहा है, 3 के क्लोजर होती जा रही है, इस पर्टिकुलर फंक्शन f(x) की वैल्यू जो है ये धीरे धीरे 6.1 थी, 6.01 हुई, 6.001 हुई, 6.001 हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज होते होते फाइनली आपके पास ये 6 पर पहुंचती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x की वैल्यू डिक्रीज होगी और 3 के क्लोजर होगी, 3 के नजदीक होगी, ठीक उसी टाइप कंडीशन में f(x) की वैल्यू जो है धीरे धीरे 6 के क्लोजर होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x टेंड्स टू 3 पर f(x) की वैल्यू 6 होगी, और ये जिस वैल्यू के क्लोजेस्ट जाती है इस वैल्यू को ही हम नेमिंग करते हैं लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू रिजल्ट जो होगा 6 होगा। तो लिमिट का मतलब आपके पास सीधा सीधा है कि बहुत ज्यादा आपके पास क्लोजेस्ट जाएं
उस वैल्यू के फिक्स बराबर नहीं है, लेकिन डिफरेंस कम करते करते और पर्टिकुलर उस पॉइंट पर यदि पहुंचते हैं तो ये प्रोसेस आपके पास लिमिट कहलाता है। हमने लिमिट कैलकुलेट की इस तरफ से, यानी कि 3 की ओर आ रहे हैं आप इस साइड से, ये आपके पास साइड राइट साइड कहलाती है, यानी कि हम राइट हैंड साइड से आप इस 3 के क्लोजर जा रहे हैं। राइट हैंड के बजाय लेफ्ट से यदि आप आते हैं, यानी कि एक्स वैल्यू मान लीजिए 2.9 रखें या 2.99 रखें या 2.999 रखें, तो भी क्या रिजल्ट यही आएगा क्या? इसको चेक करें। अभी तो हमने जो चेक किया था वो 3 पर पहुंच रहे हैं, 3 पर अप्रोच कर रहे हैं हम फ्रॉम राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के बजाय हम लेफ्ट साइड से आए, तो लेफ्ट साइड का मतलब 3 से कम कर लो 2.9 लिया, या थोड़ा और डिफरेंस कम करें तो 2.99 लिया, यदि और डिफरेंस कम करें तो 2.999 ले, और ये लेने पर भी राइट साइड से तो हमने देखा 6 आ रहा है, तो लेफ्ट साइड से भी क्या 6 ही आएगा? तो इसको चेक करें। यदि राइट साइड पर यदि हम बात करें या लेफ्ट साइड पर बात करें, लेफ्ट साइड पे जैसे मान लीजिए हमने चेक किया कि एक्स वैल्यू 2.9 रिप्लेस की, 2.9 2.9, तो 2.9 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2.9 माइनस 3, एक्स के प्लेस पे 2.9 रखा, एफ एक्स आपके पास था एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स के प्लेस पे 2.9 रखा, 2.9 स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2.9 माइनस 3, कैलकुलेट करके आप फाइनली वैल्यू निकालते हैं 5.9। नेक्स्ट टाइम थोड़ा और ज़्यादा क्लोजर रहें 3 के, 2.99 रखा और 2.99 रख के फिर वैल्यू निकालते हैं, ये आपके पास आ गई 5.99। थोड़ा और ज़्यादा क्लोजेस्ट रखें 2.999, और ज़्यादा क्लोजेस्ट किया और इस पर फंक्शन की वैल्यू होगी 5.99। यानी कि इसमें भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू 3 के क्लोजर होती जा रही है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो है 6 के क्लोजर होती जा रही है। और नाउ इस बार हमने इसको राइट हैंड साइड से लिया है, एक्स और 3 का डिफरेंस कम करते हुए रिजल्ट निकालते हैं, तो एफ एक्स वैल्यू 6 की क्लोजर होती चली जाती है, यानी कि इस पर आपकी लिमिट 6 कहलाएगी। और इस टाइप से आपके पास वैल्यू जो निकालते हैं ये प्रोसेस कहलाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये जो इससे प्रीवियस में हमने निकाला, ये प्रीवियस वाला रिजल्ट जो है ये आपके पास प्रोसेस राइट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट हैंड साइड से आप इस तरफ आ रहे हैं, और ये जो प्रोसेस किया ये आपके लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि इसमें फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं आप लेफ्ट हैंड साइड से। यानी कि हम यहां पर लिमिट को दो टाइप से डिफाइन करते हैं, एक लेफ्ट साइड लिमिट और एक राइट साइड लिमिट। लेफ्ट साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं सीमा लेफ्ट लिमिट। लेफ्ट हमने बताया कि ये x इक्वल टू a है, इसमें लेफ्ट साइड से यदि आप इधर आ रहे हैं तो लेफ्ट में आपके पास जो वैल्यू होगी लेस देन a होगी, यानी कि यहां आपके पास जो वैल्यू होगी ये a माइनस समथिंग, और ये माइनस समथिंग जो कर रहे हैं ये आपके a के साथ इस x की वैल्यू का डिफरेंस को शो कर रहा है, और हम कह रहे हैं कि लिमिट का मीनिंग होगा कि ये डिफरेंस जीरो तो नहीं होगा लेकिन अप्रोक्सली जीरो होगा, यानी कि इतना ज्यादा आपके कम होगा कि अप्रोक्सली जीरो माना जा सकता है। तो अप्रोक्सली जीरो हो ये डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस हो, तो इस कंडीशन में x माइनस समथिंग करके जब इसकी वैल्यू निकालते हैं, और ये माइनस समथिंग जो हम बोल रहे हैं ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है जिसको आप नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, वैल्यू अप्रोक्सली जीरो मान के चल रहे हैं। हम अप्रोक्स बोल रहे हैं, फिक्स नहीं बोल रहे हैं। जीरो फिक्स जीरो नहीं होगा, हमने कहा अप्रोक्स जीरो, यानी कि लगभग जीरो के बराबर हो, और उस केस में यहां से आप इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि बाईं सीमा। तो x टेंड्स टू, इसको रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस होगा, इसको लिखने का जो तरीका रहता है, आपके पास डिफरेंट प्रोसेस से आपके पास इसको शो करते हैं। इसको लिखने का तरीका रहेगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 एंड एफ एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x टेंड्स टू a माइनस ओनली एंड एफ एक्स, या फिर हमने कहा x की वैल्यू लेस देन a, तो a माइनस समथिंग, और ये जो माइनस समथिंग बोल रहे हैं इसके लिए हम बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी अप्रोक्सली जीरो, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h,
यानी फंक्शन x जो है इसमें जितने भी x है x को a माइनस एच से रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करके h टेंस टू 0 रिप्लेस करेंगे, तो ये जो रिजल्ट कैलकुलेट होगा ये आपकी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जैसे हमारे पास ये था कि लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, तो हमने कहा जितने भी x हैं, अभी जो बताया है कि जितने भी x हैं x को a माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, तो x को a माइनस एच से रिप्लेस करें, यानी कि ये x है, इसको a की वैल्यू 3, तो इस x को 3 माइनस एच से रिप्लेस करें। जितने भी x है हर x को 3 माइनस एच से यानी कि a माइनस एच से रिप्लेस करें, और अब आप इसको कैलकुलेट करें, तो इससे जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि x इजिकल टू 3 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इजिकल टू 3, बाईं सीमा x बराबर 3 पर बाईं सीमा। कैलकुलेशन जनरल है, होली स्क्वायर है, होली स्क्वायर सॉल्व करें। लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9 अपॉन माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल माइनस ऑफ h, माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल, h से आप डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आपके पास आया लिमिट h टेंस टू 0, h से माइनस h से डिवाइड किया 6, माइनस h से डिवाइड करेंगे h, 6 माइनस h और h की वैल्यू 0 रिप्लेस करेंगे, रिजल्ट आ गया 6। यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो हुई x इक्वल टू 3 पर, इसको x को a माइनस एच से रिप्लेस करके और इसको कैलकुलेट किया, तो ये आपके लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आपके पास सीधा सीधा प्रोसेस कि जब आपके पास फंक्शन दिया हुआ है तो इसमें x को a माइनस एच से a माइनस 0 और 0 आपके पास जो है बहुत छोटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक इस टाइप से यदि राइट हैंड पर बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट का मतलब अब जो होगा कि ये x इजिकल टू a है, तो इसके राइट हैंड साइड से, और ये आपके अगेन कि ये पॉइंट आपके पास a प्लस एच की फॉर्म में है और h इतना ज़्यादा छोटा है कि अप्रोक्सली 0 है, h इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज अप्रोक्सली 0, और अप्रोक्सली 0 लेते हुए और फिर इस रिजल्ट को आप कैलकुलेट करते हैं, तो ये रिजल्ट जो कैलकुलेट होगा ये इसकी राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अभी जो एग्जांपल किया उसी को अगेन आपके पास यदि राइट हैंड लिमिट की हेल्प से निकालते, तो राइट हैंड के लिए आपके पास 3 माइनस एच के बजाय इसको 3 प्लस एच से रिप्लेस करके और फिर कैलकुलेट करेंगे। यानी कि राइट हैंड लिमिट की बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, तो राइट हैंड साइड के लिए हमने कहा कि लिमिट एच टेंस टू 0 और जितने भी x है हर x को a प्लस एच, यहाँ a की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे, और अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और ये जो रिजल्ट आएगा ये इसकी राइट हैंड लिमिट को शो करेगा। तो कुल मिला के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप a माइनस एच रिप्लेस करेंगे और लिमिट h टेंस टू 0, और राइट हैंड साइड के लिए आपके पास a प्लस एच रिप्लेस करेंगे और लिमिट h टेंस टू 0 रिप्लेस करेंगे, और इस टाइप से आप जब इसको कैलकुलेट करके रिजल्ट निकालते हैं तो ये आपकी इसकी राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी लिमिट के अस्तित्व के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, सीमा का अस्तित्व है, तो उसके लिए कंपलसरी है कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों लिमिट्स बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए और साथ ही साथ दोनों फाइनाइट होनी चाहिए। सीमा विद्यमान है यानी कि फाइनाइट है आपके पास, ये लिमिट आपके पास फाइनाइट है, वेल डिफाइन है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइनाइट है और साथ में बराबर है, तो हम कहेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी सीमा का अस्तित्व है। यदि बाई चांस आप लिमिट निकाल रहे हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ जाती है और राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आ जाती है, तो आपका आंसर होगा कि लिमिट का अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर आ गई तो आपका इसका मतलब इस लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी है। इस कंडीशन में आपका आंसर होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि उसके लिए लेफ्ट और राइट आपके पास जो लिमिट आ रही है ये फाइनाइट होना जरूरी है,
पहली बात तो फाइनाइट हो, परिमित हो, विद्यमान हो, सुपरिभाषित हो, और फिर दूसरी कंडीशन है कि समान हो। तो समान होने के साथ साथ इसका फाइनाइट होना भी जरूरी है। फाइनाइट है और इक्वल है तो हम कहेंगे कि एक्स इक्वल टू ए पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और यदि आपके पास ऐसा नहीं है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो किसी भी फलन की सीमा के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त रहेगी कि उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा परिमित संख्या प्राप्त हो, और परिमित होने के साथ साथ वो आपस में समान हो। यानी कि इनमें से यदि एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो मान लीजिए आपके पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली या राइट हैंड लिमिट निकाली और दोनों में से कोई एक आपके नॉट डिफाइंड फॉर्म आ गई, तो हम कहेंगे कि आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। और यदि दोनों लिमिट डिफाइन है लेकिन आपस में बराबर नहीं है, तो भी हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सीमा का अस्तित्व होने के लिए आवश्यक शर्त है कि दोनों सीमाएं जो हैं आपके पास, बाईं सीमा और दाईं सीमा, दोनों वेल डिफाइन होनी चाहिए, सुपरिभाषित होनी चाहिए, और साथ ही साथ सुपरिभाषित होने के साथ साथ दोनों समान होनी जरूरी है। यदि सुपरिभाषित नहीं है, बराबर है लेकिन सुपरिभाषित नहीं है, तो भी हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। यदि मान लीजिए दोनों सुपरिभाषित है लेकिन समान नहीं है, तो भी हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सीमा के अस्तित्व के लिए दोनों लिमिट्स का, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट्स जो हैं ये आपके पास फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, और साथ ही साथ, और इसके होने के साथ साथ दोनों लिमिट्स इक्वल होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। जनरली लिमिट की रिक्वायरमेंट हमें जो पड़ती है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के लिए पड़ती है, अनिर्धार्य रूप के लिए। देखिए, अनिर्धार्य और अपरिभाषित दो अलग अलग वर्ड है। अपरिभाषित अलग चीज है और अनिर्धार्य अलग चीज है। अनिर्धार्य इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होती है ऐसी फॉर्म जिसमें फंक्शन जो डिफाइन है वो इस टाइप से डिफाइन हो कि इसकी न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों ही जीरो हैं, तो ये आपके अनिर्धार्य रूप कहलाती है। अनिर्धार्य इसलिए कि इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जनरली आपके पास क्या होता है कि डेफिनेशन आपके पास है कि किसी भी नंबर को खुद से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा एक होता है। 2 को 2 से भाग देंगे आंसर 1 आएगा, 3 का 3 में भाग देंगे 1 आएगा, 10 में 10 का भाग देंगे 1 आएगा। ये नंबर कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा ले लीजिए आप, 1 लाख में 1 लाख का करेंगे तो भी आपके पास 1 आएगा, और पॉइंट 0.001 में 0.001 से डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट 1 आएगा। यानी कि किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं रिजल्ट हमेशा 1 होता है, ये नंबर कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा हो। लेकिन ये कंडीशन 0 के लिए फॉलो नहीं होती है। 0 में 0 का भाग देते हैं तो रिजल्ट 1 नहीं आता है। और ये आपके ये जो सिद्धांत है कि जिसमें आपके पास किसी भी संख्या को खुद से भाग देने पर 1 आता है, ये इस सिद्धांत का अपवाद है, इसलिए ये आपके पास कहलाता है अनिर्धार्य रूप। ठीक इस टाइप से आपके पास सेकेंड फॉर्म आपके पास जो है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जिसमें आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इन्फिनिटी हो रहे हो, तो ये फॉर्म आपके पास अनिर्धार्य रूप कहलाता है। और इस प्रकार से कुल आपके पास अनिर्धार्य रूप जो है ये 7 डिफाइन किए गए हैं। 7 के अलावा 8वां कोई अनिर्धार्य रूप नहीं होता है, मात्र 7 अनिर्धार्य रूप हैं ये। अनिर्धार्य यानी कि जिसमें आपके पास जो है वैल्यू का फिक्स निर्धारण नहीं हो सकता है। यहां हमने कहा 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0 एंड 1 पावर इन्फिनिटी। ये 7 फॉर्म ऐसी हैं जो अनिर्धार्य रूप है। इसके अलावा अन्य जितने भी होंगे यदि वो आपकी डिफाइन नहीं है तो फिर उसको आप अपरिभाषित कहेंगे। अपरिभाषित जिसको परिभाषित नहीं किया जा सके, जैसे इन्फिनिटी अकेला यदि बात करते हैं तो ये अपरिभाषित है। 0 इंटू इन्फिनिटी है ये अनिर्धार्य है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ये अनिर्धार्य है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है ये अनिर्धार्य है। लेकिन ओनली इन्फिनिटी की बात करें तो ओनली इन्फिनिटी आपके पास अपरिभाषित है, अनिर्धारित नहीं है,
बल्कि अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड फॉर्म है ये। समथिंग अपॉन जीरो हमेशा एक अपरिभाषित राशि मानी जाती है जो कि इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी आपके पास एक प्रतीकात्मक राशि है, इन्फिनिटी का मीनिंग कुछ नहीं होता है। इन्फिनिटी वास्तव में एक प्रतीक के रूप में है जो प्रदर्शित करता है कि बड़ी से बड़ी संभव संख्या, ये तुलनात्मक रूप में ली जाती है संख्या, और बड़ी से बड़ी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए आप सिंबल काम लेते हैं अनंत यानी कि इन्फिनिटी। तो ये 7 फॉर्म जो हैं 0.0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0 और 1 पावर इन्फिनिटी, ये 7 रूप आपके पास अनिर्धार्य रूप है। इसके अलावा अन्य जितने भी रूप हैं वो सब या तो परिभाषित होंगे या अपरिभाषित होंगे, अनिर्धार्य कोई नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि आपके पास लिमिट्स निकालते कैसे हैं। मेन अभी तक आपके लिमिट्स के बेसिक की बात हुई, लिमिट्स कहते किसे हैं, लिमिट्स डिफाइन कैसे की जाती है, मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। अब हम बात करते हैं कि लिमिट्स की क्वेश्चंस हैं या लिमिट्स हैं उनको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, सरल कैसे करेंगे। तो सबसे पहला मेथड आपके पास जो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके सीधी प्रतिस्थापन विधि। यदि मान लीजिए आपके पास कोई पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन में लिमिट आप डायरेक्टली रिप्लेस कर रहे हैं, और डायरेक्टली रिप्लेस करने पर कोई एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, एक परिभाषित मान आ रहा है, तो लिमिट हमेशा डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1 है 2x प्लस 3, तो x टेंड्स टू 1 है तो x की जगह 1 पुटअप कर दिया, और ये फाइनल आंसर 5, ये आपका आंसर। यदि आपके पास ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 3, 5x प्लस 2 अपॉन 3x प्लस 3x माइनस 2, x के प्लेस पे 3 रिप्लेस किया, 5 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 2, 15 प्लस 3 बटा 9 माइनस 2, यानी कि 18 बटा 7, ये आपका आंसर। तो यदि आप लिमिट डायरेक्ट रिप्लेस कर रहे हैं और डायरेक्ट रिप्लेस करने पर कोई एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, एक वेल डिफाइंड वैल्यू आ रही है, तो आप लिमिट्स को हमेशा डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन यदि आपके पास वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही है, यदि आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म में आपको कैलकुलेट कर रहे हैं, यदि कैलकुलेट कर रहे हैं और वो इनफाइनाइट या इनडेफिनेट फॉर्म में आ रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रही है, अनिर्धार्य रूप में आ रही है, अनिर्धार्य रूप जैसा कि हमने बताया कि इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी, 0.0 या 0 इंटू इन्फिनिटी, इस टाइप से यदि किसी फॉर्म में आ रही है, तो फिर हम इसको डायरेक्ट रिप्लेस न करके पहले हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके फिर रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 0.0 फॉर्म की, और 0.0 फॉर्म में यदि मान लीजिए आपके पास फंक्शन इस टाइप से है कि उसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम करेंगे कि आपके पास यदि x के बहुपद के अनुपातिक रूप में आपके पास यदि दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करेंगे, सरलतम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। उसके बाद में उसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल कर देंगे, और कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, उस रिमेनिंग पार्ट में x की लिमिट पुटअप कर देंगे, और वही फाइनली आपका आंसर होगा। जैसे आपके पास है ये लिमिट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, x की लिमिट यदि आप डायरेक्टली रिप्लेस कर रहे हैं तो ये देखिए ये आएगा 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू 2 माइनस 10, और ये 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 10 माइनस 10 0, और ये आपके 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 और 6 2 8 0, यानी कि इस वक्त आपके पास जो ये है ये 0.0 फॉर्म में है। लिमिट यदि आप डायरेक्टली रिप्लेस कर रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में आ रहा है, 0/0 रूप में आ रहा है, तो उस केस में आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स करके कॉमन फैक्टर को कैंसिल करेंगे, और कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उस रिमेनिंग पार्ट में आप लिमिट डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे। फैक्टर करना तो सबको आता होगा, है क्या ऐसा कोई जिसको नहीं आता है? करिए ट्राई, देखे कीजिए, ट्राई कीजिए।
स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, मिडिल टर्म फैक्टर करने हैं। यही है रे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों x इक्वल टू 2 रिप्लेस करने पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इसका एक फैक्टर तो x माइनस 2 आएगा ही आएगा। क्यों भाई, x इक्वल टू 2 रिप्लेस करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 पुटअप करने पे आपके पास 0 आ रहा है, तो इट्स मीन्स x माइनस 2 इज अ फैक्टर। ये फैक्टर थ्योरम जो प्रीवियस में आ रहे बच्चे उनको बताया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि यदि आपके x इक्वल टू 2 किसी फंक्शन को डिफाइन किए सेटिस्फाइड कर रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, इट्स मीन्स x इज इक्वल टू a यदि सेटिस्फाई करता है तो x माइनस a तो उसका फैक्टर होता ही होता है, तो इसका मतलब x माइनस 2 तो गुणनखंड है ही है। अब दूसरे वाला निकालना है, तो दूसरे वाला निकालना है तो क्या है, देखिए कि दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए, -10। जो दो फैक्टर आए हैं उनका गुणनफल -10 और जोड़ 3, तो एक -2 हो गया, तो दूसरा क्या होगा +5, 5 दूनी 10, गुणनफल 10 आ रहा है, और जोड़ प्लस का 3 आना चाहिए, तो +5 और -2, तो +3 आ रहा है। तो ओरली लिख सकते हैं, ज्यादा माथापड़ी की जरूरत ही नहीं है। तो भाई एक तो ये काम में कंफर्म हो गया कि x इक्वल 2 रखने भी 0.0 पर हमारी 0 आ रहा है, तो एक तो x माइनस 2 एक फैक्टर तो आपके पता वैसे लग गया, और एक फैक्टर जब आपको पता लग गया है तो सेकंड फैक्टर आपके इस हिसाब से निकाल सकते हो। यहां आपके पास -6, तो -6, तो ये -2 है, तो -6 के लिए कैसे गुणा करना पड़ेगा 3 से, यानी कि 3। क्लियर है? तो थोड़ा सा आइडिया लगा के स्पीडली लिख सकते हैं। यहां x माइनस 2 से अब x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग पार्ट में x की वैल्यू 2 रिप्लेस करें, 2 + 5, सॉरी और ये 2 गुणा 2 + 3, 7/7 लिमिट 1। एनी कंफ्यूजन? हाँ बेटा, नहीं आ रहा समझ में? अच्छा।
हाँ जी, कीजिए ट्राई। थ्री स्क्वायर 9, 9 + 3 15, और 5 × 3 = 15, 15 - 15 0। यहां आपने 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, और यहां 3 रखा, 1 मिनट यार, शायद कैलकुलेशन करने में गड़बड़ कर गया मैं। क्वेश्चन जो मैं देना चाहता हूँ बना नहीं शायद, 1 सेकेंड। 9 दूनी 18, हाँ ये नहीं आएगा, सॉरी, ये पार्ट नहीं है। हाँ जी, 9 दूनी 18 - 6 × 18, यानी कि इस वक्त आपके पास ये 0.0 फॉर्म है। सॉरी, दोबारा कर लीजिए, कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी थोड़ी। पहले जो था वो 0.0 फॉर्म नहीं बन रहा था। अब तो हो गया होगा, ऐसे हो जाएगा इजीली। इसके फैक्टर हो गए x-2 एंड x-3, और यहां आप ध्यान से देखें तो 2x कॉमन है, x-3 कैंसिल, और रिमेनिंग पार्ट में x → 3 रिप्लेस कर देंगे, तो यह आ जाएगा 3 - 2/2 × 3 मीन्स 1/6। पास प्रोसेस हुए सेकेंड मेथड, गुणनखंड विधि। तो यदि इजीली गुणनखंड हो रहे हो तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट के गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको कैंसिल कर देंगे, और जो आपके ये रिमेनिंग पार्ट है उसमें x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट मेथड आपके पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में आपके जनरली यदि मान लीजिए कुछ ऐसा पार्ट आ गया जिसके फैक्टर इजीली नहीं हो रहे हैं या माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मेथड आपके पास होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यदि लिमिट x → a गिवन है, तो इस कंडीशन में ये जो पर्टिकुलर फंक्शन आपके पास है, इस फंक्शन में जितने भी x है, x को a + h से रिप्लेस कर देते हैं, और रिप्लेस करके नाउ न्यू लिमिट आप रिप्लेस कर देते हैं h → 0। जितने भी x है, x को a + h से रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करके और न्यू लिमिट h → 0 रिप्लेस करेंगे। सिंपलेस्ट करके, पहले सिंपलेस्ट करना है, बाद में आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है। लिमिट हमेशा सिंपलेस्ट करने के बाद ही रिप्लेस करेंगे। ये मेथड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे वाले मेथड से नहीं हो सकता है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो सकता है। मैंने कहा लेकिन बाय चांस क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके फैक्टर एकाएक स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं आपके दिमाग में, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि a + h रिप्लेस करके, जैसे मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है कि लिमिट x → 1 x² - 3x - 4 और अपॉन x² - 1, लिमिट दी है x → 1। ये फैक्टराइज मेथड से भी हो सकता है, और लिमिट आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो सकता है। फिलहाल में सब्स्टिट्यूशन मेथड से यदि इसकी बात करें तो ये आपके x² - 3x - 4 -
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू 1 पुटअप करेंगे 1 प्लस 3 4 4 माइनस 4 0। इस वक्त ये 0/0 फॉर्म है। यदि फैक्टराइजेशन मेथड से करते तब तो आपके पास सीधा सीधा ये आ गया, ये कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया और लिमिट आपके x टेंस टू 1 रिप्लेस कर दीजिए, 5/2 आपका आंसर आ गया। लेकिन यदि मान लीजिए हम यहां बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि की, सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने कहा कि यहाँ लिमिट x टेंस टू 1 है, तो x जितने भी है x को 1 प्लस एच से रिप्लेस करेंगे, यानी कि इस x के प्लेस पे रखेंगे 1 प्लस एच प्लस 3, फिर इस x के प्लेस पे रखेंगे 1 प्लस एच माइनस 4 अपॉन इस x के प्लेस पे 1 प्लस एच और माइनस 1। एंड नाउ इसको आप सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट करके, जैसे यहां से होली स्क्वायर सोल्व किया, होली स्क्वायर सोल्व करेंगे आएगा 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर, ये आपके 3 प्लस 3h माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 1। ये 3 और 1 4 और ये माइनस 4 कैंसिल, 3 और 2 5h प्लस एच स्क्वायर और यहाँ 1 1 कैंसिल और ये 2h प्लस एच स्क्वायर। नाउ यहाँ आप ध्यान से देखें तो h न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, न्यूमरेटर में से कॉमन लेंगे h 5 प्लस एच बचा और डिनोमिनेटर से कॉमन लिया 2 प्लस एच बचा, h से h कैंसिल, सबसे सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट कर लिया जितना सिंपलेस्ट हो सकता है और फाइनल सिंपलेस्ट हो गया। अब इसमें लिमिट रिप्लेस कर देंगे, लिमिट हमने बताई है h टेंस टू 0 और h टेंस टू 0 रिप्लेस करेंगे तो फाइनली आंसर h की जगह 0 रखेंगे तो 5/2। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन से था और बाय चांस आपके कोई क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि फैक्टर एकाएक स्ट्राइक नहीं कर रहे हो तो फिर सेकंड मेथड आपके पास है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। x के प्लेस पे लिमिट x टेंस टू a है तो a प्लस एच रिप्लेस करेंगे और a प्लस एच रिप्लेस करने के बाद नई लिमिट आपके h टेंस टू 0 जाएगी, उसको सिंप्लीफाई करके और फाइनल स्टेप में आपके h टेंस टू 0 रिप्लेस कर देंगे। एनी कंफ्यूजन? हाँ बेटा क्लियर? ठीक इस टाइप से लिमिट x टेंस टू a के बजाय लिमिट आपके पास इंफिनिटी फॉर्म में दी हो कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, तो x टेंस टू यदि इंफिनिटी दी हुई है तो उस केस में आप x को एक न्यू वेरिएबल 1/y से रिप्लेस कर देते हैं और जाहिर सी बात है जब x इंफिनिटी लिखेंगे तो x इंफिनिटी होगा जब डिनोमिनेटर पार्ट 0 होगा, यानी कि न्यू लिमिट हो जाएगी y टेंस टू 0, यानी जितने भी x है हर x को 1/y से रिप्लेस करेंगे और न्यू लिमिट लिख देंगे y टेंस टू 0 और फिर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ये कंडीशन तब काम में लेनी है जब लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी हो, जैसे यहाँ है कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 4। तो x को यदि आप न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दें यहाँ पर 1/y तो जाहिर सी बात है जब x इंफिनिटी होगा तो y की वैल्यू 0 होगी और अब y की वैल्यू 0, लिमिट y टेंस टू 0 और जितने भी x है x को 1/y से रिप्लेस कर दें तो फाइनली आपके पास जो है रिजल्ट आता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपके वाई स्क्वायर एलसीएम ले लें तो ये 2 प्लस 3y प्लस ऑफ 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई
5 + 2y माइनस ऑफ 4y²। ये y² कैंसिल और रिमेनिंग पार्ट में y टेंस टू 0 रिप्लेस करेंगे और फाइनल रिजल्ट आपके 2/5 फाइनल रिजल्ट आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। x जितने भी हैं उनको 1/y से रिप्लेस किया, y² न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर में y² एलसीएम लिया तो ये रिजल्ट आएगा 2 + 3y + 2y²। डिनोमिनेटर में y² एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट आया 5 + 2y माइनस ऑफ 4y²। ये एलसीएम दोनों पार्ट का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट हो गया और रिमेनिंग पार्ट जो बचा इसमें y टेंस टू नई लिमिट आपके पास है 0, यानी जहां जहां y है y को 0 से रिप्लेस कर दिया और फाइनली आंसर आपके पास आ गया 2/5। तो कुल मिला के यदि लिमिट x टेंस टू a है तो रिप्लेसमेंट जो करते हैं आप x को a + h से करते हैं, और यदि x टेंस टू इन्फिनिटी है तो रिप्लेसमेंट जो करते हैं x = 1/y। ये सिंबल है ओनली, जरूर नहीं y सिंबल काम लें आप, यहाँ भी h सिंबल काम ले लीजिए भले ही, x = 1/h। ये केवल सिंबल है, इससे सिंबल की नेमिंग चेंज करने से फर्क कोई नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास है बाय एक्सपेंशंस, एक्सपेंड करके। अब एक्सपेंशन के लिए कुछ फार्मूलाज काम में लेते हैं, जैसे a + b⁴n, ये बाइनोमियल थ्योरम है, द्विपद प्रमेय है। द्विपद प्रमेय से प्रसार जानते हैं, a + b⁴n का प्रसार आपके पास ऐसे 1 + x⁴n का प्रसार ये होता है, a⁴x का प्रसार ये होता है, e⁴x का प्रसार ये होता है, log x 1 + x का प्रसार ये होता है, ये साइन का प्रसार है, ये कॉस का प्रसार है, टेन का प्रसार है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक। ये प्रसार आपको याद करने पड़ेंगे। तो इन प्रसार की सहायता से आप करते हैं। अभी तक जो किया वो तो बहुपद थे जिनके गुणनखंड कर रहे थे या आप वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन यदि आपके पास फलन के रूप में आपके पास आते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 e⁴x - 1/x, तो e⁴x - 1/x, e⁴x, तो e⁴x के लिए प्रसार आपके पास होता है ये e⁴x का प्रसार है का 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल। और ये जो e⁴x का प्रसार है, इस प्रसार को यदि आप यहां काम में लें तो e⁴x का प्रसार आपने लिखा 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन एंड -1 होल डिवाइडेड बाई x। -1 + 1 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पार्ट में से x कॉमन होकर कैंसिल होगा तो ये बचा 1 + x/2 फैक्टोरियल x² / 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। और अब इस पार्ट में ये आपके जितना सरल हो सकता था सरल कर दिया, और अब इस पार्ट में x की लिमिट यदि आप 0 रिप्लेस करते हैं तो x की वैल्यू 0 रिप्लेस करते ही ये सारे पार्ट 0 हो जाएंगे, केवल और केवल तो e⁴x - 1/x इसकी लिमिट निकालेंगे तो इसकी लिमिट आपके पास आ जाएगी 1। वैसे जनरली आपके पास ये स्टैंडर्ड लिमिट के रूप में काम ली जाती है, यानी कि स्टैंडर्ड लिमिट का फार्मूला है ये कि जब भी आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 e⁴x - 1/x ये पार्ट है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, बशर्ते x का कोएफिशिएंट ऊपर और नीचे समान होना जरूरी है। यदि मान लीजिए आपके पास है कि e⁴2x - 1/x तो अब इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, इसके लिए x का गुणांक बराबर होना जरूरी है। अब यदि इसके लिए वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए पहले x का गुणांक बराबर करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बनाएंगे, 2 बनाने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, और अब आपके पास इसकी वैल्यू 1 हो गई और रिजल्ट 2 × 1 यानी कि 2 हो गया। यानी कि ये रिजल्ट आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में काम में लेते हैं तो ये मानक सीमा है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी है कि e⁴x - 1/x इसकी वैल्यू 1 होती है, जबकि x का कोएफिशिएंट
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। ये लिमिट का ये फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर्म में यूज होने के लिए जरूरी है कि एक्स का कोएफिशिएंट दोनों जगह सेम होना चाहिए। जैसे यदि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से है e की पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, अब इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1। क्यों कि भाई यहाँ एक्स कोएफिशिएंट माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो अब एक्स का कोएफिशिएंट सेम हो गया, और सेम हो गया तो इस पूरे की ओवरऑल वैल्यू 1 हो गई, तो रिजल्ट -1। सिमिलर साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स का प्रसार हमने बताया फार्मूला, ये साइन एक्स का प्रसार फार्मूला। साइन एक्स का प्रसार करते हैं तो इसमें एक्स की केवल विषम घातें आती हैं, और ऑल्टरनेट साइन आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव होता चलता है, यानी कि पहला पद प्लस का होगा, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा माइनस का, और घातें जो आएंगी विषम गुणांक के रूप में आएंगी, यानी कि एक्स की घात 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और इनके गुणांक जितनी एक्स की घात है उतना ही फैक्टोरियल के रूप में होगा। जब एक्स है तो उसका गुणांक 1 फैक्टोरियल, जब एक्स क्यूब है तो इसका गुणांक 3 फैक्टोरियल, जब एक्स पावर 5 है तो गुणांक 5 फैक्टोरियल। कोस का प्रसार भी यही होता है, लेकिन कोस में आपके पास जो घातें काम में लेते हैं वो सम होती है, यानी कि यहां घातें विषम है 1, 3, 5, 7, 9, यहां आपके पास होगी 0, 2, 4, 6, एक्स की पावर 0 यानी कि 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6, कंडीशन वही होगी कि आपके गुणांक जो हैं वो ऑल्टरनेट साइन वाले होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और जितनी घात है उतना फैक्टोरियल नीचे, एक्स स्क्वायर है तो नीचे 2 फैक्टोरियल, एक्स 4 है तो नीचे 4 फैक्टोरियल। और इस बिहाफ पर अब आप इसको यदि करें साइन एक्स को, तो साइन एक्स का प्रसार आप लिखें तो साइन एक्स का प्रसार आपके पास जो है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स 5/5 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, एंड डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स कॉमन होके कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऑफ एक्स 4/5 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। और अब इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रिप्लेस करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रिप्लेस करते ही आगे के सारी वैल्यू 0, केवल 1 आंसर आ गया, ये सारे कैंसिल। और इसको भी आप स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्म में ही काम लेते हैं, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला है कि साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। लीजिए की पावर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्रसार आपके पास ये है ई की पावर एक्स का,
ई पावर एक्स का प्रसार होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। यदि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, ये 1 माइनस एक्स और ये माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, यानी कि जो समघात वाले पद हैं उनके चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो विषम घात वाले चिन्ह है उनका चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्योंकि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स, यहां माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ही होगा, इसलिए प्लस ही रहेगा। माइनस वो एक्स का क्यूब माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स की घात 4 अगेन प्लस हो जाएगी, सॉरी। तो समघात वाले पद हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विषम घात वाले जो पद हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे ई की पावर माइनस एक्स का प्रसार जब लिखेंगे तो। और इस स्थिति में यदि आप इन दोनों फार्मूलाज को जोड़ें, इन दोनों रिजल्ट्स को जोड़ें, तो ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स दोनों को जोड़ेंगे तो ये और ये तो कट गया, ये आ गया 2, ये और ये जुड़ गया 2 बार एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये जुड़ गया, ये कट गया, ये जुड़ गया 2 बार एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। अब आगे कह रहा है -2, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और -2, तो -2 करेंगे तो ये 2 इधर जाके माइनस का, तो -2, तो यानी कि -2 की वैल्यू आई आपके पास 2x स्क्वायर बटा हुआ 2 फैक्टोरियल, 2x की पावर 4 बटा 4 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। और बटे में एक्स स्क्वायर है, तो बटे में एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन होकर कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर कॉमन होकर कैंसिल हो गया, तो फाइनली रिजल्ट जो बचा 2 बटा 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 प्लस 2x स्क्वायर बटा 4 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। एक्स टेंस टू 0 रिप्लेस करेंगे तो आगे के तो सारे पद 0, केवल आंसर आ गया। नहीं आया समझे? ई की पावर एक्स का प्रसार ये है, ई की पावर माइनस एक्स को लिखने के लिए जहां जहां भी एक्स माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे ई पावर माइनस एक्स का प्रसार आ गया। और अब यदि आपकी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में दोनों को जोड़ रहा है, ये क्वेश्चन जो उसमें आपके पास है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, तो दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों फार्मूलाज को आपस में प्लस करें, तो इसको और इसको आपस में प्लस करेंगे तो 1 और 1 2 हो गया, ये आपके प्लस माइनस कट गया, ये 2 बार हो गया, ये कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 बार हो गया, अगला फिर कट जाएगा, यानी कि केवल समघात वाले पद आएंगे। फिर उसमें आगे कह रहा है -2 बटा एक्स स्क्वायर, तो -2, तो ये आपके -2 करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और फिर एक्स स्क्वायर का भाग लगा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन होकर कट जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट जो है एक्स स्क्वायर कॉमन लेके काटने के बाद जो बचा उसमें लिमिट रख देंगे एक्स टेंस टू 0, और एक्स टेंस टू 0 रिप्लेस करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? हाँ बेटा, क्लियर? तो ये आपके प्रसार विधि, चलिए एक और कर लें। लिमिट एक्स टेंस टू 0 3 पावर एक्स माइनस ऑफ 3 पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। थ्री पावर एक्स माइनस ऑफ 3 पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू 0 3 की घात एक्स माइनस 3 की घात माइनस एक्स और बटे एक्स। अब ये जो प्रसार फार्मूला बताया है इसमें a की पावर x का प्रसार होता है, ये a की पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टर लॉग a का स्क्वायर। a यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 3 है, a की जगह 3 दिया है यहाँ पर, तो a पावर x का प्रसार ये है। और इसमें हमने जो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें a की जगह 3 है आपके पास।
ए पावर एक्स का प्रसार होता है 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग ए का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। और ए की घात माइनस एक्स की बात करेंगे तो माइनस एक्स के लिए जहां जहां एक्स है, जो जो एक्स की विषम घात है उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। समघात का तो वही रहेगा क्योंकि माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता समघात पे, लेकिन विषम घात वाले पदों का चिन्ह चेंज हो जाएगा। और इस स्थिति में यदि इन दोनों को आपस में माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में ए पावर एक्स माइनस ए पावर माइनस एक्स, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स लॉग ए प्लस ऑफ एक्स क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल लॉग ए का क्यूब प्लस ऑफ एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल लॉग ए की घात 5 एंड अप टू सो ऑन। और अपोन में यदि x करेंगे तो x कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग में x टेंस टू 0 रखेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 के लिए a की पावर x माइनस a की पावर माइनस एक्स बटा x, तो ये रिजल्ट फाइनली आपके पास आ गया ओनली 2। सॉरी 2 लोगे, सॉरी 2 लोगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें a की जगह 3 है तो a की जगह 3 लिखते चलो बस, या तो शुरू से a की जगह 3 लिखते चलो या जो फाइनल रिजल्ट आ गया उसमें a की जगह 3 लिख दो, यानी हमारा आंसर आपके पास 2 log 3 आ जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये तो आंसर हुआ इसका a की पावर x माइनस a की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स का। और सवाल हमारे पास जो है 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स है, तो a की जगह 3 लिख दो, फाइनल आंसर आ गया 2 log 3। फाइनल रिजल्ट 2 log 3। तो ये आपके पास है प्रसार विधि। तो कुल मिला के सबसे पहले हमने बताया कि यदि आपके पास लिमिट डायरेक्ट रिप्लेस करते हैं, कोई एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तब तो आप सीधे ही आप रख देते हैं। दूसरा तरीका बताया कि यदि x में बहुपद है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के आप फैक्टर करते हैं, फैक्टर करके कॉमन फैक्टर को कैंसिल करके फिर लिमिट रखते हैं। तीसरा बताया हमने प्रतिस्थापन विधि, और प्रतिस्थापन विधि में बताया जब x टेंस टू a है तो x को a प्लस एच से रिप्लेस करके h टेंस टू 0 रखते हैं, और यदि लिमिट इन्फिनिटी है तो x को 1 अपॉन वाई से रिप्लेस करके नई लिमिट y टेंस टू 0 रखते हैं। और नेक्स्ट आपने बताया प्रसार। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं आगे कि यदि बाई चांस टिक्नोमेट्रिकल फंक्शंस है तो कई बार आपके टिक्नोमेट्रिकल फार्मूलाज को यूज लेते हुए आप सिंप्लीफाई करते हैं तो स्पीडली होते हैं। जनरली आपके लिमिट्स में जो फार्मूला काम में आते हैं, वैसे तो टिक्नोमेट्री स्पेशली हम पढ़ेंगे तो टिक्नोमेट्री में पूरा प्रसार आपके पास विस्तार से पढ़ेंगे टिक्नोमेट्री को, लेकिन फिलहाल हम बात करें कि लिमिट में जो आपके टिक्नोमेट्रिकल फार्मूलाज यूज आते हैं जनरली, तो ये आपके पास कुछ फार्मूला हैं जो टिक्नोमेट्री में आपके पास टिक्नोमेट्री के फार्मूला यहाँ लिमिट्स में हम जनरली यूज लेते हैं। पहला आपके पास है साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2, सॉरी ये मिसप्रिंट है, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2, यानी कि दोनों टर्म साइन की और बीच में नेगेटिव साइन है, तो एक बार तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं इन दोनों का सम और उसका आधा, योग का आधा, और एक बार इन दोनों के अंतर का आधा। ऐसे कोस के लिए भी यही फार्मूला है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जब साइन के लिए बात करते हैं तो ये प्लस के बीच में, प्लस के लिए आपके रेशियो कोस काम में आता है, जबकि माइनस के लिए साइन काम में आता है। जबकि कोस की बात करते हैं इसमें दोनों रेशियो साइन होते हैं, यहां भी साइन है यहां भी साइन है, और साथ ही आगे नेगेटिव साइन और आता है कि माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2। सिमिलर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, दोनों को फार्मूला बिल्कुल एक जैसे हैं, क्यों साइन का डिफरेंस है, क्यों फर्क है, दोनों फार्मूला एक ही है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला भी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी,
और कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर का फार्मूला, कोस स्क्वायर बी का फार्मूला भी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बस इसमें आपके साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ आपके पास आगे की तरफ चिन्ह नेगेटिव आएगा। बाकी दोनों फार्मूला एक ही है। सिमिलर यहां तो हमने कहा दोनों पद साइन के रूप में, यहां दोनों पद कोस के रूप में। और यदि उल्टा हो, एक कोस और एक साइन के रूप में है, ए कोस में है बी साइन में है, या ए साइन में बी कोस में है, यानी कहने का मतलब कोस वाली वैल्यू पॉजिटिव और साइन वाली नेगेटिव, या फिर साइन वाली पॉजिटिव कोस वाली नेगेटिव, तो इस केस में भी फार्मूला दोनों एक जैसे हैं। और इसमें भी आपके पास अगेन केवल चिन्ह का फर्क है। ये दोनों फार्मूला एक जैसे हैं, केवल चिन्ह का फर्क है। यहां आपके पास आगे कोई साइन नहीं है, इसमें आपके नेगेटिव साइन है, यानी कि ये आपके प्लस है साइन, कुछ साइन नहीं है यानी कि प्लस साइन है, ये नेगेटिव साइन। सिमिलर 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2, यानी कि यहां जो भी होगा उसका आधा हो जाएगा यहाँ। और 1 माइनस कोस के लिए आपके पास साइन की जगह कॉस आ जाता है। 1 प्लस कोस का फार्मूला तो 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2, और 1 माइनस कोस ए का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और साइन ए का फार्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2। ये अर्धकोण फार्मूला कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ आपके एंगल हाफ हो रहा है, इसमें 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 एंगल हाफ हो रहा है, इसलिए ये अर्धकोण वाले फार्मूला कहलाते हैं, हाफ एंगल वाले फार्मूला कहलाते हैं। तो कई बार ये ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला काम लेते हुए भी आपके पास सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सरलतम रूप में ले आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए ये आपके पास क्वेश्चन है साइन 5x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। साइन 5x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट यदि डायरेक्टली रिप्लेस करते हैं तो साइन 0 0 होता है, तो डायरेक्ट में तो आपके पास ये 0.0 फॉर्म है, 0/0 रूप है। लेकिन यदि आप इसमें फार्मूला अप्लाई करें जो अभी अभी हमने पढ़ा, तो साइन ए माइनस साइन बी, तो फार्मूला में पढ़ा है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, यानी कि दोनों के योग का आधा, और साइन ए माइनस बी अपॉन 2, यानी कि दोनों के अंतर का आधा। तो यहां दोनों का योग तो 5 और 1 6, 5x और x 6x, और उसका आधा तो 3x, यानी कि आपके आ जाएगा 2 कॉस 3x। फिर आगे कहा हमने दोनों के अंतर का आधा, तो 5x और x, तो अंतर 4, और 4 का आधा 2x। क्लियर है? अब यदि आपके पास यहां हम बात करें कि ये साइन 2x अपॉन एक्स है, इसको 2 से गुणा भाग कर दें, तो अब देखिए अभी अभी हमने फार्मूला बताया था पीछे का, लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 होती है। मैंने कहा था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में काम लेना है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है यदि एक्स का कोएफिशिएंट दोनों जगह सेम है, तो एक्स का गुणांक दोनों जगह एक समान है, तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 होती है। तो यहां x का गुणांक 2 है, तो 2 बनाने के लिए 2 से गुणा और भाग दे दिया, तो अब आपके पास इसकी वैल्यू हो गई 1। तो लिमिट जब रिप्लेस करेंगे तो देखो 2, ये cos और x की जगह लिमिट 0 रखेंगे तो cos 0 होता है 1, cos 0 1 के बराबर होता है, और ये आपके पास हो गया 1, और ये गुणा में 2, तो फाइनल रिजल्ट आ गया 4। वन माइनस कोस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0।
तो 1 प्लस कॉस के लिए होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और 1 माइनस कॉस के लिए होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो यहां आपके पास है 1 माइनस कॉस 3x। यहाँ x टेंस टू 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, तो ये 1 माइनस 1 यानी कि 0, और यहाँ x टेंस टू 0 रखेंगे तो 0। इस वक्त तो आपके पास ये 0/0 फॉर्म है, लेकिन इसमें जो ही फॉर्मूला अप्लाई करें तो 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2, यानी कि 2 साइन 3x बाई 2 और अपॉन x और इसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं भाई। इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर कॉमन लिख दिया हमने। अब हमने कहा था साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, लेकिन वैल्यू 1 तब होती है जबकि x का कोएफिशिएंट ऊपर नीचे बराबर हो। तो यहाँ x का गुणांक 3/2 है, तो यहाँ भी यदि 3/2 हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका गुणांक 3/2 करने के लिए ये साइन 3x/2 और इसका गुणांक 3x/2 करने के लिए 3/2 से गुणा भाग कर दिया। यहां आपके पास आया साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स बताया हमने, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, तो इस भी यहाँ पर 3x का हो जाएगा 3x बाई 2। इसके बाद में हमने बताया कि इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर कॉमन लिख दिया आपने। अब ये साइन एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में आ गए, तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है यदि यहां और यहां x का गुणांक एक जैसा हो जाए तो यहां x का गुणांक 3x है, तो यहां भी x का गुणांक 3x होना चाहिए, 3x/2 होना चाहिए। तो 3/2 गुणांक करने के लिए 3/2 से गुणा और भाग कर दिया, और इतना करते ही अब ये वैल्यू 1 हो गई, तो रिजल्ट आया 2 और 3/2 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुणा 9/4, यानी कि 9/2 ये आपका आंसर। नहीं आया समझ में? हाँ बेटा, आ रहा समझ में? कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर इतने सारे मेथड, कल लास्ट आते आते तो हमारे कान फ्यूज हो जाएंगे, नहीं होंगे? कहाँ कौन सा तरीका काम लें, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम पहले बेसिक तो सीखें। आगे आपके पास जो है अदर कुछ 2 मेथड और बचे हैं, उनकी बात करेंगे, और उन 2 मेथड के बाद में फिर हम बात करेंगे कि एग्जाम में कैसे पहचाने कि कौन सा तरीका काम लेना है, और कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे आपके पास क्वेश्चन देखते तुरंत, ये अभी मैं केवल बेसिक बता रहा हूं, तो बेसिक बता रहा हूं, तो प्रोसेस क्या यूज होता है वो बता रहा हूं। अब एग्जाम में जब आपके सामने ऑप्शन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो उसके थ्रू कैसे करें, स्पीडली कैसे करें, स्पीड कैसे इंक्रीज करें, इन सब की भी बात करेंगे अपन। कुछ बेसिक्स आपके पास बचे हुए हैं अभी, तो आपके पास जैसे आपके कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, ये लिमिट्स की बात है। उसके बाद में आपके पास लॉगरिथम मेथड है, लॉगरिथम मेथड करेंगे, और उसके बाद में फिर आपके पास अचूक बाण करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल, उसके बारे में बताएंगे। तो ये आपके पास, लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य जब आप पढ़ने आए तो बेस मजबूत करना है, तो पहले बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए, मेरा मानना है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कोशिश करके एनी हाउ बच्चों का बेसिक पहले मजबूत करूं। बेसिक मजबूत हो जाएगा तो आगे आप इजीली कवर अप कर पाएंगे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। कल आज की क्लास यहीं एंड कर रहे हैं हम। आज तक जितना भी हमने किया है